श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। ये एसआईटी का गठन किया है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो बराबर इस बात की मांग कर रहे हैं, हमारे नेता अखिलेश जी मांग कर रहे हैं कि बड़ा मामला है, ये राज्य स्तर का मामला नहीं है, ये राष्ट्र स्तर का मामला है। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में ये सारी जो घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये सिर्फ जांच के दायरे में, सियासी दायरे में रह जाएंगी, या फिर जो हर रामलला का भक्त सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब उन्हें मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है जिसके तार बहुत ऊपर तक हैं, बहुत बड़े पहुंच के लोगों पे जुड़े हुए हैं, और हम यही उम्मीद करें कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि पूरा मामला आए और इसको रफा दफा होने की कोशिश करता हुआ ना दिखाया जाए। ये एक आदमी जो साइकिल पे चलता था, आज होकर उसके पास मर्सिडीज और पता नहीं कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, और उसके बाद भी आप भोले बने रहिए, तो ये तो पूरा जितना है ये कंप्लीट ट्रस्ट को भंग किया जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लिए हैं, नहीं लिए हैं, बट ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है आपका। इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी साध के क्यों रखी है? संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने अभी तक कोई सार्वजनिक वक्तव्य क्यों नहीं दिया इस मंदिर को लेकर? एक बयान तो आना चाहिए था ना प्रधानमंत्री की तरफ से कि इतना बड़ा जो मामला चल रहा है। मोहन भागवत जी की तरफ से भी इसके लिए बयान आना चाहिए था इस चीज़ों को लेकर। अभी तक इस्तीफे की स्पष्टता नहीं है। फिर जो 8 लोग जिन पर FIR है वो तो प्यादे कर्मचारी थे ना, किया होगा गड़बड़ उन्होंने, लेकिन किसकी जानकारी में किया, किसके शय पे किया, CCTV किसके कहने पे बंद किए गए? इस्तीफे की झूठी खबरें बाजार में उड़ा दी गई। अरे अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना था तो उसी दिन हो जाना था जिस दिन खबर सामने आई, और अगर आरोपों के आधार पर इस्तीफा हो रहा है तो आरोपों के आधार पर FIR होनी चाहिए, आरोपों के आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए। जब आस्था से जुड़ी संस्था सवालों के घेरे में हो तो चुप्पी पर भी प्रश्न उठता है। रामलला के चंदा चोरी के मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुई है। SIT अपनी जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है कि महासचिव और ट्रस्टी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक सार्वजनिक रूप से वो इस्तीफा नहीं दिखा है। इन सब के बीच सवाल बहुत बड़ा है कि राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में ये सारी जो घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये सिर्फ जांच के दायरे में, सियासी दायरे में रह जाएंगी, या फिर जो हर रामलला का भक्त सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उसका जवाब उन्हें मिलेगा। लगातार इस हफ्ते भी राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में ढेरों अपडेट्स रही, ढेरों बयान रहे। किस तरीके से ये मामला किस अध्याय तक पहुंचा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस पर कैसा असर होगा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। बहुत स्वागत आप सभी का। खबरों के खिलाड़ी आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्रतीक्षा। रामकृपाल सिंह जी ब्रेक के बाद लौटे हैं, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना सर, ऐसे ही स्वस्थ रहिए। और पूर्णिमा जी लंबे ब्रेक के बाद वो भी लौटी हैं। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि पूर्णिमा मैम का इस प्लेटफॉर्म पर राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े हुए जो भी गबन का मामला आया, चोरी का मामला आया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसलिए मैं सबसे पहले आप ही को इसमें शामिल कर रही हूँ कि आप ही शुरुआत करें। 2 चीज़ें आपसे समझेंगे। इस तरीके का मामला जब सामने आता है तो क्विक एक्शन क्या होना चाहिए, जो हमने पिछले 10-15 दिनों में नहीं देखा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो FIR हुई है 8 लोगों पर, क्या ये समझें कि ये वो मोहरे हैं जो फंस गए? देखिए प्रतीक्षा जी, आपने सही कहा कि इस बीच में मैं बाहर थी तो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। राम मंदिर पे मेरा अभी वक्तव्य कोई आया भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है राम मंदिर में, जो दान की चोरी, चढ़ावे की चोरी जो हो रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसको कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है।
लोग आस्था से जाते हैं मंदिर में, श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में अपना जो भी उनकी जितनी भी हैसियत है उसके हिसाब से वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो चढ़ावा वो इसलिए चढ़ाते हैं कि उनको लगता है कि वो मंदिर के पुण्य के कामों में लगेगा, उसमें उनकी भी भागीदारी उस बहाने हो जाएगी और कुछ पुण्य उन्हें मिल जाएगा। जब ये पता चलता है कि वो चढ़ावा लोग अपने घरों में ले जाके अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं, तो एक आस्था को बहुत ज़बरदस्त ठेस पहुंचती है और एक मन अंदर से आहत होता है, जो कि सिर्फ एक दो का नहीं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं का हुआ है। जहाँ तक खुलासे की बात हुई है प्रतीक्षा जी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि खुलासा तो अब जाके हुआ है, लेकिन जब आप याद करिए मंदिर बना भी नहीं था, 2021 के दौर में ट्रस्ट बनने के बाद जब मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय भी ज़मीन से जुड़े मामले सामने आए थे कि कैसे 8 गुना 9 गुना 10 गुना दामों में एक ही दिन के अंदर में जो ज़मीन सपोज करिए 2 करोड़ में खरीदी गई है, उसको 18 करोड़ में उसको मतलब ट्रस्ट खरीद रहा है। इस तरह के एक दो नहीं कई मामले आए थे और उन मामलों में सबूत भी थे, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा मामला था, वो रजिस्ट्री थी, बैंक से ट्रांसफ़र हुए, पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, सब कुछ था। शोर शराबा उस समय भी हुआ, एसआईटी उस समय भी गठित हुई। एसआईटी ने ये कहा भी कि हाँ, इसमें एक प्रोफेशनल सुपरविजन की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होना चाहिए और इसमें इसको दुरुस्त करना चाहिए। उस एसआईटी की रिपोर्ट पे कभी कोई हमने कार्रवाई होते नहीं देखा। जो लोग मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए थे वो एज इट इज़ बरकरार रहे। उनके नाम उस वक्त भी आए थे, जो नाम आज चर्चा में हैं उनके नाम उस वक्त भी आए थे। चंपत राय जी उसमें मेन प्रमुख तौर पे उनका नाम लिया जा रहा था। उनके खिलाफ कहीं पे कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर बात आई गई हो गई, फिर मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, फिर बहुत धूमधाम से जयकारों के साथ सब कुछ हुआ। मंदिर में लोग जाने लगे, करोड़ों करोड़ों लोग जाके वहाँ चढ़ावा चढ़ाने लगे। लेकिन जो शक की सुई वहाँ पर घूम गई थी, उसका निदान हमने कहीं पे किसी लेवल पे होते नहीं देखा। कई बार पीएमओ को चिट्ठी भी गई, कुछ अज्ञात लोगों ने चिट्ठी गई, गुप्त चिट्ठी भी पहुंची। जी हाँ, और सारे मामले लोग ऐसा नहीं था कि दबा ही रहे थे, लोग इसको कंसर्न, जो भी उनको लगा कि कंसर्न अथॉरिटी है उसके नॉलेज में ला भी रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। राम मंदिर का मामला सिर्फ संघ का ही नहीं, बीजेपी की राजनीतिक एजेंडा की धुरी है, और वो धुरी जब इस तरह से करोड़ों लोगों के साथ खिलवाड़ उसके साथ हो रहा है तो क्यों नहीं किसी का ध्यान गया। या ये हम मान के चले कि ध्यान गया भी तो चूंकि पब्लिक में बातें खुल के सामने नहीं आ रही थी तो हुआ कि चलो मामला दबा दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। क्योंकि अगर एसआईटी की हम माने 200 करोड़, वो भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, कहीं एसआईटी ने क्या बोला, क्या फाइंडिंग्स है, कहीं पे कोई उसकी जानकारी ऑफिशियली तो दी नहीं गई है। तो अगर माने तो 200 करोड़ मिनिमम अमाउंट है जिसमें कि घोटालों की बात चल रही है। तो 200 करोड़ का जो भी घोटाला हो रहा है वो सिर्फ नोट गिनने वाले लोगों के लेवल पे तो मतलब होगा नहीं। ये सोशल मीडिया के दावे हैं कि 150 करोड़ 200 करोड़ नहीं, एसआईटी का लेके भी उसमें किसी का खंडन नहीं आया है कि एसआईटी ने कहा है कि कम से कम 200 करोड़। आप छोड़ दीजिए एसआईटी की बात, त्रिपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा कि चोरी नहीं डाका हुआ है। तो चोरी तो चलिए 5 लाख 10 लाख की हो सकती है, डाका तो मतलब कि बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। तो जब इतनी बड़ी अमाउंट की चोरी, डाकेबाजी, घोटाला हो रहा है तो फिर हम ये मान के चलें कि ये ऊपर के लोगों की जानकारी में है और उसको चुपचाप रख के दबाने की, लिपापोती करने की भरपूर कोशिश की गई है। जब वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, मामला सारा सामने आ गया, पॉलिटिकल पार्टियां उसमें कूद पड़ी, तो फिर एसआईटी का गठन किया गया, जो कि कुछ नहीं महज लिपापोती की एक प्रक्रिया है। क्योंकि बिना किसी एफआईआर के एसआईटी गठन करना उसका कोई माने नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही था कि एक कमेटी बनाई गई जो कि बेसिक फैक्ट्स बताएगी सरकार को, और सरकार उन फैक्ट्स के आधार पे, उसके गुणदोष के आधार पे किसको छुपाना है, किसको बचाना है और किसको फंसाना है, इस आधार पे कार्यवाही करेगी। और वही हम होते देख रहे हैं। मेन जो उसके करता धरता है, जिन लोगों के नाम आ रहे थे, चंपत राय जी हो गए, अनिल मिश्रा जी हो गए, गोपाल राव हो गए, गोविंद गिरी हो गए, इन लोगों के खिलाफ अभी तक कहीं पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो कहा जा रहा है कि इस्तीफा हो गया है, ऑफिशियली ये भी नहीं पता कि गोपाल राव कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया में चल रहा है, हर चैनल उसको दिखा रहा है। स्थिति क्या है साफ नहीं है। पकड़े कौन गए हैं? छोटे छोटे लोग जो नोट गिनने के काम में लगे हुए थे। अब वो लवकेश हो गए, अल्पेश हो गए, करुणेश हो गए, टिन्नू यादव हो गए, दयाशंकर मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा हो गए। इस तरह के छोटे लोग जो नोट गिनने के काम में लगे हुए थे। जो नोट गिनने का काम है वो कितने का घपला कर लेगा। नोट गिनने के दौरान वो 500 100 200 के नोट पॉकेट में डाल लेगा,
चोरी चुपके। लेकिन जो बड़ा मास्टरमाइंड इसके पीछे है वो ऐसा तो नहीं है कि नादान है। सीसीटीवीज लगे हुए हैं, सीसीटीवी में जब हो रहा है सबको दिखता होगा, सीसीटीवीज फुटेज गायब हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है जिसके तार बहुत ऊपर तक हैं, बहुत बड़े पहुंच के लोगों पे जुड़े हुए हैं। और हम यही उम्मीद करें कि भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि पूरा मामला आए और इसको रफा दफा होने की कोशिश करता हुआ ना दिखाया जाए, ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है। रामकृपाल सर, जब भारत में राम की बात होती है तो हम कहते हैं कि राम जो है वो भारत की आत्मा है, भारतीयता का प्रतीक है। इतना शर्मनाक ये पूरा प्रकरण दिखाई पड़ रहा है कि हमने इतनी भव्यता से, दिव्यता से राम मंदिर बनाया, किसी सरकारी अनुदान से राम मंदिर बनकर नहीं तैयार हुआ है। राम भक्तों ने जो चढ़ावा चढ़ाया है, जो मंदिर बनाने के लिए उन्होंने धनराशि दी है, उससे ऐसा दिव्य भव्य मंदिर बना है। क्या ये समझें कि ये राम भक्तों को, वोटर्स को, इस विषय को बीजेपी ने जब तक चुनावी एंगल था तब तक उसे बहुत मजबूती से सीरियसली लिया। अभी इतना दिन बीतने के बाद भी कोई बहुत हार्डकोर चीज़ें नहीं आई। पीएमओ से जब चिट्ठी मांगी गई तो ये कहा गया न्यास की तरफ से कि एसआईटी जांच कर रही है, बाकी बाद में देंगे। मतलब पीएमओ के लेटर का भी, पीएमओ के सवालों का भी इतना आसानी से जवाब दे देना, ये पूरा प्रकरण आप कैसे देख रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति जो ट्रस्टी हैं सारे के सारे, ये उस दौर के हैं जो जब लंबरेटा बनता था तो उसके बारे में उनको जानकारी थी, इंजीनियर थे। अब इन्हीं ट्रस्टियों को अगर आप सौंप देंगे कि F-35 की देख रेख करना, वहाँ क्या है, कोई चीज़ होगी, तो जो होता है वही हुआ है। ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं। एक सिंपल चीज़ सोचिए आप कि आपके घर में भी, बेडरूम में भी आजकल लोग सीसीटीवी लगा के रखते हैं कि कौन कहीं से झाड़ू लगाने वाला क्या कुछ करता है कि 800 कैमरास लगे हैं सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। दूसरी बात ये, इसको मैं कहूँगा धार्मिक मामलों में लोग थोड़ा घबराते हैं साइंटिफिक होने में कि आज की उसकी जो भी है कहीं किसी के ईगो को न लग जाए। ये शुरू से ही इस मंदिर को लेकर के ये परंपरा रही, भाई अपना हाथ इसमें मत करो, ये जनता का है, सारी चीज़ें हैं। सरकार आएगी तो अपोजिशन वाले कह देंगे कि क्यों, सरकार से क्या मतलब, इसका लेना देना है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जितने ट्रस्ट के लोग हैं, क्योंकि देखिए ये डेवलपिंग मामला है, इस पर हम बहुत जल्दी जजमेंटल होकर के कोई कमेंट नहीं, लेकिन जो तथ्य हैं उस तथ्य को देखकर लगता है कि इसमें आप अपनी अज्ञानता को भी डिफेंस उसका नहीं ले सकते। एक नौकर आपका जो ड्राइवर है उसको आपने वहाँ जिम्मेदारी दे दी, चलो ठीक है, कई बार होता है ये मुसरल होके। वो ड्राइवर को आप तनख्वाह देते रहे होंगे, वो ड्राइवर धीरे धीरे 60 कमरों का कोई हॉस्टल बनवा लेता है, सब कुछ हो रहा है और ट्रस्टी लोगों को किसी की नज़र नहीं, मतलब मीन्स, और जब वो उसका भवन पूजन वो होता है तो आप उसके घर भी जाते हैं। तो क्या एक बड़ी ईमानदारी, आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आप बड़े भारी वो हैं, मैं किसी पर वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझे पता ही होना चाहिए ये देख करके कि ये आदमी जो ड्राइवर था यहाँ लगाया हूँ और इतने जल्दी ये करोड़ों का संपत्ति खड़ा कर लिया है, दूसरी जगह पे है, तो कहीं न कहीं ये करप्शन कर रहा है। और वो करप्शन जो भी हुआ है, कोई भी, आप ट्रस्टी हैं, सारे लोग हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं। और पहले नियम था, उसमें खुद इन लोगों ने का बनाया हुआ नियम था कि आप जाएंगे, आपके पास कोई कुर्ते में पॉकेट नहीं होगी, बिना जेब वाले कपड़े, मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं और बाकायदा चेकिंग होगी। इतने दिनों से वो फुटेज है, सब लोग देख रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चित तौर पर जो पहले एक्शन कर रहा है, जो पहले चोरी कर रहा है, पुलिस तो वही पकड़ेगी सारी चीज़ें। लेकिन इस मामले में पूरा का पूरा जो सिस्टम बना था शुरू से, पहली बात तो है लोगों ने ये हिम्मत नहीं की कि भाई ये लोग जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड वाला इस्तेमाल किए हैं, ये एप्पल के बारे में क्या जानेंगे।
तो तभी से ये कोई सिस्टम करना चाहिए। तो बड़ा आसान सा है, कहीं भी किसी भी जगह आप जाइए, बजट बनता है, बजट में कैसे देखिए उतने दिनों तक लोग रहते हैं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर ये सब कुछ होता है। टकसाल है जहाँ पे नोट छपता है। तो ये जो भगवान राम है और कौन आएगा, ये जो खौफ होता है ना सबको, सत्ता को भी ये खौफ है कि भाई कहीं कुछ न लग जाए, इसलिए इससे दूरी बना के रखो, उसका फ़ायदा उठाया है इन लोगों ने, जो महान बहुत बड़े ईमानदार और तमाम कह रहे हैं आप कुछ भी हों, लेकिन जब आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है कि एक आदमी जो साइकिल पे चलता था, आज वो अगर उसके पास मर्सिडीज और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और उसके बाद भी आप भोले बने रहिए, तो ये तो पूरा जितना है ये कंप्लीट ट्रस्ट को भंग किया जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट लिए हैं, नहीं लिए हैं, बट ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है आपका, कि ये जानते हुए एक आईएएस मेरे सामने है, एक आईएएस को कितनी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसी लखनऊ में जब उसका 50 करोड़ की कोठी खड़ी हो जाती है तो कोई नहीं सोचता है कि भाई तुमने अगर टैक्स दे करके हम भी तनख्वाह पाए हैं, हम भी कहीं एडिटर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि मैं ईमानदारी की कमाई से 50 करोड़ का मकान बनवा लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हुआ है, इसमें सरकार का भी सरकार पर आँच जाती है कि आप उसमें शामिल न होइए, लेकिन जब इस तरह की एक नई व्यवस्था हो रही है बोलिए तो कम से कम ये कि वहाँ करप्शन न हो, ये जिम्मेदारी सरकार की भी थी और ट्रस्टियों की तो थी ही। इसलिए जितने भी ये ट्रस्टी हैं, मुझे लगता है कि आँच इन पर जाएगी और वो डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है, फलाना नहीं है, नथिंग डूइंग। आप अगर इतने थे तो आप कैसे, आपको पता नहीं चला कि आपका ये आदमी है और जिसके घर पे सत्यनारायण की कथा सुनने आप जा रहे हैं, उस महल को देख करके नहीं लगा कि क्या कहाँ से ये खड़ा हुआ है। इसका मतलब आपको पता था कि करप्शन हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, और उसके बाद भी आप नैतिकता की बात अगर कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में, और खुद एसआईटी कह रही है कि अभी तो जो आपको एक्शन दिखा है उस पर आप ले रहे हैं, अब ये जाएगा कि मेला फाइट, ये सारे लोग इसमें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बचेगा। हाँ ज़रूर इसमें एक चीज़ है कि सरकार अगर ईमानदारी से किसी को अगर पनिश करने के बजाय किसी को बचाने की कोशिश करेगी तो ये जनता के बीच बहुत ही खराब मैसेज है। बिल्कुल। अनुराग सर, जिस तरीके से चढ़ावा आ रहा था, जिस तरीके से राम भक्त रामलला का जब मंदिर बन रहा था, जिस तरीके से खुश थे, ऐसा लग रहा था ट्रस्ट को कि जितने पैसे आ रहे हैं कोई कभी हिसाब नहीं मांगेगा। शायद इस तरीके की चीज़ें बहुत ही लाइटर नोट पर इसे ले लिया गया, ट्रस्ट भी बन गया, फिर एसबीआई को कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप वहाँ होंगे, फिर आपने थर्ड पार्टी बीच में रख ली, फिर वो 800 सीसीटीवी कैमरे का जो मॉनिटरिंग रूम है वो भी कैप्चर कर लिया गया। तो सिर्फ 8 लोगों की एफआईआर जिन पर हुई है, ऐसा तो नहीं लगता कि ये मामला इतने तक ही सीमित होगा? देखिए प्रतीक्षा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम लोग ऐसा भी विषय डिस्कस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई कुछ चीज़ हो नहीं सकती। जो 500 साल का आंदोलन था वो इस तरह से जाके एक दिन इस जगह पहुंचेगा कि वहाँ पे हम चढ़ावा चोरी की बात कर रहे होंगे। साथ में इससे एक चीज़ और पता चलती है, एक चीज़ और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण पता चलती है कि हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो किस हद तक भ्रष्ट हो चुके हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो हुआ है, किस लेवल पे हुआ है, किसने किया है, कौन उसका सूत्रधार है और कौन उसका जो है छोटा खिलाड़ी है, वो तो जांच के बाद पता लगेगा। जांच के बाद ही पता लगेगा कि ये नहीं, ये भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन एक चीज़ है कि जिसके देखरेख में ये सारा काम हो रहा था, मतलब जो चढ़ावा आ रहा है, गिनती हो रही, जो उसका करता धरता है, जिम्मेदारी उसकी है। भले ही उसने 1 रुपया ना लिया हो, लेकिन जिम्मेदारी उसकी है। जैसे वेस्ट बंगाल में अगर ममता बनर्जी के सरकार या उनके कार्यकर्ता अगर वायलेंस कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी तरह जो हेड है, जो संस्था को लीड कर रहा है, जिम्मेदारी उसकी है, भले ही उसके ड्राइवर ने किया हो,
चपरासी ने किया हो, सफाई वाले ने किया हो, झाड़ू लगाने वाले ने किया हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इतना बड़ी संस्था चला, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं? जैसे रामकृपाल जी ने कहा, एक ड्राइवर के घर पे अगर महल बना हुआ है, आपको ये पता नहीं चला। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसा शायद हर संस्था में हो रहा है और हम हर जगह आंख मूंद के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये 100 करोड़ के हिंदुओं की आस्था का प्रश्न था, इस पे इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। और धीरे धीरे करके हुआ क्या, चूंकि ये बहुत बड़ा विषय था, तो जो लोग करता धरता बने हुए थे वो अपने आप को इंसान से ऊपर और भगवान से थोड़ा ही नीचे समझ ले। बिल्कुल ठीक है। तो उस वजह से ये समस्या हुई। भाई आपने पीएमओ को मना कर दिया, आप क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि वहां हो क्या रहा है? अरे ये तो शायद कुछ नोट गायब होने की हम लोग बातें करें, क्या निकलेगा, और हो सकता है कुछ भी ना निकले। अब इन धर्म के ठेकेदारों को भगवान का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो थोड़ा ही सा नीचे है ना। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखिए भारत में कोई भी चीज़ होती है वो राजनीति जरूर होती है वहाँ। अब इस पूरे चढ़ावा चोरी के आंदोलन को जो लीड करने आ गए वो अखिलेश यादव जी आ गए हैं, जिनके पिताजी के शासनकाल में कार सेवकों पे गोली चली और उन्होंने मंदिर में दर्शन करने को भी मना कर दिया। राहुल गांधी जी ने मंदिर में दर्शन करने को मना कर दिया। लेकिन आंदोलन वो लीड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना के यही लोग खड़े होने वाले हैं। तो यहां पे यह समझने की जरूरत है कि इनका राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ इस पर राजनीति करने से मतलब है। सर, सपा की या अखिलेश यादव की या कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी थी नहीं। जिसने इस विषय को, जिसने राम मंदिर को हमेशा अपने मैनिफेस्टो में रखा, चुनाव में रखा, आज 20 दिन बाद उस पार्टी की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। नहीं, वही तो मैंने कहा की तरफ। तो फिर आप सवाल अखिलेश या नहीं, अखिलेश मैं अखिलेश की बात ये कर रहा हूँ, अखिलेश आने वाले समय में इसकी राजनीति करेंगे, तो मैं उस पर कह रहा हूँ कि अगर वो जो राजनीति करना है, उनका इस मंदिर से ना कोई सेंटिमेंट इन्वॉल्व है, ना कोई उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो कम से कम राजनीति अब करेंगे। मेरे रोकने से वो नहीं रुक जाएंगे, ना आपके रोकने से रुक जाएंगे। लेकिन अब अगर ये इससे सरकार के नियंत्रण में जाता है, जो जैसी बातचीतें चल रही हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय होगा। क्योंकि देखिए, सरकारें आज बीजेपी की हैं, कल को दूसरी होंगी, सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन अगर कल को ऐसी सरकारों के नियंत्रण में हुआ जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन का और राम मंदिर का विरोध किया, तो वो और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सर, लेकिन बना तो मंदिर वो एक जो है राम भक्तों के पैसे से है, तो सरकार को क्यों दिया जाए? ये तो कहीं से सवाल ही नहीं बनता कि सरकार क्यों ले लेगी, अगर कोई भी नहीं। ये चर्चा है, ये चर्चा भी है कि सरकार के हाथ में जाना चाहिए। समीर सर, ये आऊंगी सर आपके पास दोबारा। जिस तरीके से ये कहा गया कि महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, फिर अनिल मिश्रा का भी इस्तीफे की चर्चा हो रही है, हालांकि कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। उन्हीं की टीम के लोग कह रहे हैं कि ये मीडिया को कि ये तो आप लोग बता रहे हैं, हमें तो नहीं पता है। ये इतने दिनों बाद, 20 दिन बाद नैतिक जिम्मेदारी, किसी ने कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है। ये नैतिक जिम्मेदारी उस दिन ध्यान नहीं आ रही थी जब से ये चर्चा चल रही थी कि भाई इस तरीके की बात हुई तो आपको उस हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए। पीएमओ से सवाल गया तो ट्रस्ट में हस्ताक्षर सहित ये कहा गया, महासचिव के हस्ताक्षर पर कहा गया कि एसआईटी जांच कर रही है, हम अभी आपको कोई जवाब नहीं देंगे। इतनी हिम्मत, भगवान से अपने आप को थोड़ा नीचे समझने वाले, ये किस तरीके से, कहाँ से आ रही है इतनी हिम्मत इन लोगों को? देखिए प्रतीक्षा, इस मामले पर इतना बोला और लिखा गया, इस मामले पर इतनी चर्चा हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है कि इतना बड़ा मामला अब सामने आने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी साध के क्यों रखी है? संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने अभी तक कोई सार्वजनिक वक्तव्य क्यों नहीं दिया इस मंदिर को लेकर? एक बयान तो आना चाहिए था ना प्रधानमंत्री की तरफ से कि इतना बड़ा जो मामला चल रहा है। मोहन भागवत जी की तरफ से भी इसके लिए बयान आना चाहिए था इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि हिंदू समाज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है इस लेकर। और अब 8 लोगों पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी, 8 लोगों को आपने गिरफ्तार कर दिया। योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन 8 लोगों पे बुलडोजर चलेगा? भाई जिन लोगों ने किया है, क्या उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाएंगे? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि योगी जी का बुलडोजर कब टिन्नू यादव के घर पर चलेगा। और रही बात चंपत राय की, अनिल मिश्रा की या गोपाल राय की नैतिकता की, अगर इनमें होती तो बहुत पहले इस्तीफा हो चुका होता। इस्तीफा तभी हो जाता कि जब चंपत राय खुद इसके जांच करने के लिए अपने कुछ सहयोगी के घर पर गए, वहाँ से केस वसूल किया और मामले को रफा दफा करने की उन्होंने जिस तरीके से पूरी कोशिश की। रही बात प्रधानमंत्री मोदी के प्रश्नों का जवाब, पीएमओ के प्रश्नों का जवाब देने की, तो जब चंपत राय को ये लगने लगे कि भाई वो यहाँ के एक सेवक नहीं है, ये उनकी निजी जागीर बन चुका है, वो यहाँ के मालिक बन गए हैं, जिस तरीके से उनका व्यवहार पूरा ट्रस्ट को लेकर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि अब इस तरीके से उनका व्यवहार लगातार देखने को मिल रहा है।
कल से लगातार मीडिया में खबर चल रही थी कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक न विश्व हिंदू परिषद ने कहा, न राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर ने कहा है, न चंपत राय ने आगे कहा है कि मैं इसकी सार्वजनिक नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगते हुए इस्तीफा देता हूँ। कोई बयान नहीं आया अभी, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी इस्तीफा हुआ कि नहीं। कोई ये कहने को तैयार नहीं कि हमने इस्तीफा मांगा है, कोई ये बताने को तैयार नहीं कि इस्तीफा नहीं मांगा है। मुझे लग रहा है इस्तीफा उन्हें तत्काल दे देना चाहिए, तो नहीं दिया है तो पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त कर देना चाहिए और तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो बड़े लोग हैं उन पर होना चाहिए। अब ठीक है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा भी राम जन्मभूमि आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया, मैंने भी 1 रुपये का चढ़ावा राम मंदिर में नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं प्रश्न पूछने का अधिकारी छोड़ देता हूँ। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो पूछूंगा, मेरी आस्था राम के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे मैं राम मंदिर में नहीं गया, जैसे मैंने राम मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाया, वैसे लाखों हिंदू है जिनकी आस्था तो राम भगवान में है, तो उनको सबका प्रश्न पूछने का अधिकार है। और जो आप राम मंदिर पे आपने राजनीति करके आपने वोट लिए, राम को आप अपना आराध्य मानते रहे, आपने उस राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा आज की तारीख में। कम से कम राम मंदिर के मामले में तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से सरकार का काम दिखना चाहिए था इस मामले को लेकर। यह बात सही है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया, SIT का गठन किया, लेकिन SIT के गठन भी बिना FIR के हो गया। SIT ने किन लोगों को उसमें आरोपी बनाया है, क्या हुआ है, सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या 8 लोग जो बयान देंगे उनके आधार पर बाकी लोगों की गिरफ्तारी होगी? और यह कह देना कि भाई ये चंपत राय को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी या चंपत राय इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके इतने करीबी लोग, आप के महामंत्री हो, आप वहीं रहते हो, आपको दिख रहा होगा कि आपके सहयोगी जो है, अनुयायी जो लोग हैं, आपके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, बड़े घर बना रहे हैं, बड़े गाड़ियाँ ले रहे हैं, वो लोगों को पैसा फाइनेंस कर रहे हैं। और जिस बात की चर्चा अयोध्या के गली गली में थी, क्या वो चंपत राय को नहीं मालूम थी? अगर चंपत राय को नहीं मालूम थी तो क्यों नहीं मालूम थी? और मालूम थी तो चंपत राय ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जब चंपत राय उनके लोगों पे घर पर जाकर 10 लाख वसूल करके आए, उसी समय चंपत राय ने जाकर FIR क्यों नहीं लिखवाई? उसी समय चंपत राय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उसी समय जिन लोगों से पैसा वसूल हुआ उनको तत्काल प्रभाव से बाहर क्यों नहीं किया? क्यों राम मंदिर में उसी तरीके से बेधड़क आते रहे और तमाम जगह उनका रहा? क्यों टिन्नू यादव की किस क्या हैसियत से उसके पास तिजोरी की चाबियाँ थी? इसका तो जवाब चंपत राय को देना पड़ेगा ना। भाई महामंत्री क्यों होता है, मैनेजर क्यों होता है, व्यवस्थापक क्यों होते हैं? आपको उस ट्रस्ट की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है कि यहाँ जो भी होगा, यहाँ कोई अधर्म का काम ना हो, अनैतिक काम ना हो, कोई गलत काम ना हो, सब प्रभु राम के चरणों में सारी मर्यादा से काम हो। उनके पास, अब 20% अनिल मिश्रा के पास लोकल होने के बिल्कुल। तो आप लोग मिलकर वहाँ जो कर रहे थे, मिल बांटकर जो आप खा रहे थे, खिलवा रहे थे या चुप हो रहे थे, तो जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगी। और इतना मामला आने के बाद भी आप चुप्पे साथ कर बैठे हो, आप बोल नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को बयान जरूर, मेरी निजी राय है कि उनको बयान इस संदर्भ में आना चाहिए था, मोहन भागवत जी का भी इस संदर्भ में बयान आना चाहिए था। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। विनोद सर, सिर्फ वित्तीय गड़बड़ी तो ये नहीं दिखती है ना, गबन को चोरी कह दिया जा रहा है बार बार, FIR में भी चोरी ही लिखा गया, पर दरअसल है ये गबन, वो जो प्रेमचंद की कहानी याद दिलाता है ये पूरा गबन। पर अभी जो इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्या सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये मामला, यही जो हम भारतीय वोटर्स जो हैं वो तुरंत मुद्दे भूल जाते हैं, ये उसी में चला जाएगा, या ये 8 FIR के बाद आप देखते हैं कि ये, जैसे रामकृपाल सिंह सर जी कह रहे थे कि शायद यहीं तक ये चीज़ें नहीं रुकेगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है? प्रतीक्षा, बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी, मुझे लगता है सभी लोगों ने सुनी होगी, कि एक चोर था, बड़ा शातिर अपराधी, उसको फांसी की सज़ा हुई, तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जब माँ उससे मिलने आई तो माँ उसको प्यार करना चाह रही थी, तो उसने जोर से उसकी नाक काट ली। तो ये क्यों किया, लोगों ने पूछा। तो उसने कहा कि जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब अगर इसने मुझे चाटा मारा होता और मेरा कान पकड़ के मुझे दंड दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो यही हुआ है अयोध्या के साथ, राम मंदिर के साथ। पहला मामला प्रकाश में आया था 2021 में, जब 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बेची गई थी 24 घंटे के अंदर, फटाफट सारे काम हो करके 24 घंटे से भी कम, 5-6 घंटों के अंदर जो है, मतलब 2 करोड़ ज़मीन खरीदी गई किसी ने, और ट्रस्ट ने वो खरीदी 18 करोड़ में। यानी पहला मामला और डॉक्यूमेंटेड मामला था, जो संजय सिंह ने जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हटा दिया गया बाद में, जिसको वो, और उस पर SIT भी बनी थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ से शुरू होता है। अभी ये जो हम लोग पैसों के गबन और दान पेटी की चोरी और जो जेवरात और चढ़ावा, जो पता लगा चांदी के काकभूषुंडी और सिल्लियाँ और सारा जो उसकी बात कर रहे हैं, सारा ज़मीन का भी घोटाला, दोबारा भी संजय सिंह ने जो है SIT को सारे कागज सौंपे हैं
कि कैसे 24 करोड़ 45 लाख रुपए बिस्वा के आधार पर ज़मीन खरीदी गई, जो 4 लाख 4.5 लाख पर बिस्वा थी। नजूल की ज़मीन खरीदी गई जो खरीदी नहीं जा सकती। ये मामले छोटे मामले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत वहीं से वहीं अंकुश लगना चाहिए था, लेकिन तब कवर अप हुआ और बचाया गया। अब उसके बाद इतना सारा मामला आ गया बड़ा। पहले कहा गया कि है ही नहीं, ये सब बेकार है, झूठा है, ये सब अखिलेश झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश झूठ बोल रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है, सब लोगों ने कहा। लेकिन धीरे धीरे जब परतें खुलने लगी और फिर SIT बनी। SIT तो खैर मेरा अपना व्यू है, पिछली बार भी मैं बोल चुका हूँ। वो SIT नाम दिया गया है, वो बेसिकली स्पेशल इंक्वायरी टीम है, वो SET है वो। क्योंकि SIT पहली बात तो अब तो सारे पुलिस के बड़े अधिकारी और कानून के जानने वाले वकील इस बात को कह चुके हैं कि SIT हमेशा जांच एजेंसी की बनती है। वो पुलिस की होती है, CBI की होती है, इनकी होती है। वो कोई IAS अधिकारी SIT कभी हेड नहीं करता। वो इंक्वायरी कमेटी तो हेड कर सकता है। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क है। इंक्वायरी होती है पूछताछ। आप रेलवे प्लेटफॉर्म जाइए, वहाँ एक लगा हुआ इंक्वायरी खिड़की, पूछताछ खिड़की, इंक्वायरी काउंटर, वो इंक्वायरी है कि जानकारी लेना। इंक्वायरी वालों को इन्वेस्टिगेशन में जो SIT होती है उसके पास अधिकार होते हैं सारे सबूतों को, साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेना। जो अगर कोई किसी पर पूछताछ के लिए लोगों को हिरासत में लेना, अगर शक हो तो गिरफ्तार करना, और ये सब FIR के बाद होता है। यहाँ तो उल्टी गंगा भाई, FIR रजिस्टर नहीं हुई और तथाकथित SIT बना दी गई और उसके बाद वो हुआ। खैर अब वो FIR हो गई है, 8-9 चोरी की FIR हुई है। अब इस्तीफे की जहाँ तक बात है, मतलब इस्तीफे की खबर प्लांट कराई गई है। और क्यों प्लांट कराई गई? मेरा जो पत्रकारी विवेक वो कहता है कि चूंकि इस तरह ज़्यादा रोष लोगों में फैल रहा था, मतलब हमारे सबके मित्र समीर जी की अगर पोस्ट आप देखें सोशल मीडिया पे, यहाँ तो बहुत वो नरम बोले हैं। सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं और ईमानदारी के साथ लिखते हैं, जो किसी वो जो भी आस्थावान हिंदू है या भक्त है, या जरूरी नहीं कि जो आंदोलन से जुड़ा रहा हो, लेकिन आस्था तो राम के प्रति सबकी है। तो उसका जो रोष था उसको देखते हुए ये खबर चला दी गई कि साहब इस्तीफा हो गया, ताकि वो प्रेशर कुकर से सीटी बच जाए और वो निकल जाए। तो अब पुष्टि कोई नहीं हो रही है, ना खंडन न पुष्टि। नहीं तो अगर इस्तीफा है तो सीधे सीधे इस्तीफा आना चाहिए सामने। और चंपत राय जी और अनिल मिश्रा और गोपाल राव सीधे सीधे उनकी तरफ बयान आना चाहिए, हाँ हमने पदत्याग कर दिया। हालांकि अब पदत्याग करें भी तो बहुत देर हो चुकी है। अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत का वर्षा जब कृषि सुहानी। अगर यही इस्तीफा पहले हो जाता तो एक नैतिक ट्रस्ट होता कि भाई ट्रस्ट के लोग जो करता धरता है वो ईमानदार है, नीचे गड़बड़ी हुई है और उन्होंने अपने को जो है अलग किया है और जांच हो रही है। लेकिन अभी तक इस्तीफे की स्पष्टता नहीं है। फिर जो 8 लोग जिन पर FIR है वो तो प्यादे कर्मचारी थे ना, किया होगा गड़बड़ उन्होंने, लेकिन किसकी जानकारी में किया, किसके शय पे किया? CCTV किसके कहने पे बंद किए गए? CCTV कोई टिन्नू यादव या कोई लोकुश मिश्रा जो है इनके कहने पे थोड़ी बंद हो गए। CCTV अगर बंद होंगे और पूरे 500 CCTV लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इन्वॉल्वमेंट। और ये अयोध्या आप जाइए, मैं गया नहीं लेकिन मेरी बात होती है अयोध्या के लोगों से, तो जो हमारे मित्र लोग हैं, बच्चा इस बात को कह रहा है आपकी जो है ये मामला जो है इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये जो समीर जी ने भी कहा, मैं बराबर कह रहा हूँ कि देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ओन किया था इस पूरे मंदिर आंदोलन को, उसके नेतृत्व में मंदिर आंदोलन हुआ। विश्व हिंदू परिषद उसका अनुषंगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी उसका अनुषंगिक संगठन है, बजरंग दल उसका अनुषंगिक संगठन है। इन सारे लोगों ने राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ी और मंदिर बना। ट्रस्ट जो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसमें भी सारे लोग थे, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार के लोग हैं। तो जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं आप? भाई रामालय ट्रस्ट जो बनाया था नरसिम्हा राव ने इसी राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो शंकराचार्यों का ट्रस्ट था, उसमें कोई भी किसी संस्था या सरकार से कोई व्यक्ति नहीं था। वो भंग करके ये ट्रस्ट बना, तो ठीक है ट्रस्ट बना। अब ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट हो जिस पर। अब ट्रस्ट का ही ट्रस्ट खत्म हो गया हो अगर, तो ऐसे ट्रस्ट को कौन भरोसा करेगा? तो इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, नया ट्रस्ट बने, साफ सुथरे लोग हों, धर्माचार्य हों, उसमें शंकराचार्य हों, उसमें रामानुजाचार्य हों, अखाड़ा परिषद के लोग हों, और ठीक है विश्व हिंदू परिषद उसके लोग भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो साफ सुथरे लोग हैं उनको होना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर खाली एक मंदिर नहीं है। जिस तरह से राम मंदिर बना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक बहुत बड़ा संस्थान, बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट का, आस्था का केंद्र बन गया है और एक प्रतीक हो गया है। वो हिंदुत्व का एक प्रतीक हो गया है राम मंदिर। तीर्थ तो बहुत हैं बड़े बड़े, सोमनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, उज्जैन का महाकाल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत सारे तीर्थ भारत में हैं, एक से एक बढ़ करके। लेकिन राम मंदिर का एक विशेष स्थान इसलिए हो गया है क्योंकि जिस लंबी लड़ाई है उसके बाद वो बना है, तो इसलिए उसका एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। और वहाँ गड़बड़ी होती है, ये गड़बड़ी किसी और मंदिर में होती तो शायद इसकी इतनी चर्चा नहीं होती।
वहाँ कार्रवाई होती है और हम लोग भी, लेकिन राम मंदिर में गड़बड़ी हुई है, इसलिए ये चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, इसलिए इतनी गंभीर भी है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और बड़ा भव्य लोकार्पण हुआ, तो उनको इस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपनी टिप्पणी देनी चाहिए और ऐसा काम सरकार को करना चाहिए जिससे दोबारा मंदिर की प्रतिष्ठा बने। और रही बात, एक चीज और कहूंगा कि जो राजनीति की बात कही, तो राजनीति की तो राम मंदिर को लेकर शुरू से हो रही है, आ रही है दूसरे दौर में राजनीति पर ही चर्चा, तो इसलिए राजनीति तो करेंगे जिनको मौका मिलेगा और उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपने सही कहा कि भाई जिम्मेदारी तो उनकी है ना जो सत्ता में सरकार में है और जो मंदिर का संचालन कर रहे हैं, तो इससे नहीं डरना चाहिए, वो दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। 8 लोगों की एफआईआर, चर्चा की 2 लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया है। क्या ये अध्याय यहीं खत्म हो जाएगा या अगला अध्याय जो है वो राम भक्तों को थोड़ा संतुष्ट करेगा? क्योंकि जितने पिछले अध्याय बीते उसमें से तो कोई संतुष्टि दिखी नहीं। मैं तो ये सवाल करना चाहूँगा शुरुआत में कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, जिन्होंने इस पूरे आस्था के इतने बड़े जो प्रतीक स्थल है उसको इतने जोर शोर से वहाँ स्थापित करवाया, जिन्होंने पूरा अच्छा हो जाने का श्रेय लिया, वो बुरा हो जाने पर मुंह छुपा के क्यों फिर रहे हैं? अगर आप श्रेय ले सकते हो तो अगर खराब हुआ है उसमें भी सामने आप ही को आना पड़ेगा। और इस मुद्दे को जो लोग दबाना चाह रहे हैं उनके उन मंसूबों को किसी हाल में पूरा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये मामला दब गया तो आस्था कभी सिर उठाकर विराजमान नहीं हो पाएगी। अरुण योगीराज की वो मूर्ति जिसको देखकर हम आज भी भाव विवल हो जाते हैं, उस मूर्ति पर जिसको भरोसा नहीं है दरअसल वो पत्थर है, और वहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति जो इस चढ़ावे की चोरी में शामिल है उसको उस मंदिर में बैठने का, उस परिसर से जुड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी जगह जेल है और जब तक वो जेल में नहीं जाएगा आस्था पुनर्प्रतिष्ठित नहीं होगी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है लेकिन आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, और आस्था की मूर्ति का भंजन जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। राम की मूर्ति वहां विराजमान है, उसमें हमारी आस्था विराजमान है और इसलिए लोग जा रहे हैं, लेकिन चढ़ावा कम हो गया। क्योंकि आप उस दिन जो 22 से लेकर 25 जनवरी के जितने वीडियो हैं लोगों के, वो कह रहे हैं कि हम बस अब यहां आ गए, अब तो लग रहा है मोक्ष मिल गया, अब हम मर जाएं तो चलेगा, हमारी बरसों की प्रतीक्षा पूरी हो गई, यहां आकर हम धन्य हो गए, यहां आकर हमें सब कुछ मिल गया, हमारे राम विराजमान हो गए। उस आस्था को आपने न केवल गाली दी है बल्कि पूरे देश को बदनाम किया है, और देश की बदनामी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग कह रहे हैं आपके पास प्रमाण है तो एसआईटी को दे दीजिए। अरे हम प्रमाण जुटाएंगे क्या? हम तो आस्था जुटाएंगे, हम तो शिलाएं जुटाएंगे, हम तो पैसा जुटाएंगे, हम तो चंदा जुटाएंगे और वहां जाकर रखेंगे। लोग कह रहे हैं कि बकवास मत करो, प्रमाण है तो एसआईटी को दो, और जिनको एसआईटी के साथ प्रमाण जुटाने की आवश्यकता वो कहां पर है? वो कहां पर? आम जनता प्रमाण जुटाएगी क्या? आम जनता तो इन आरोपों से विक्षोभ में आएगी, गुस्से में आएगी, क्षोभ में आएगी, शर्म में आएगी, और इन आरोपों को जो लोगों की जिम्मेदारी है जांच करने की उन पर उंगली उठाएगी, उनसे सवाल पूछेगी, और जिसको सवाल चुभ रहे हो चुभे। जिन्होंने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है वो शर्मनाक है। हम तो चाहते हैं कि सचमुच सब सामने आ जाए। मतलब केवल 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, उसके पहले के सारे सीसीटीवी फुटेज, इतने बड़े मंदिर के इतने करोड़ों के खर्चों के साथ आप ऐसा क्यों ही हार्ड ड्राइव का या बैकअप का सिस्टम या क्लाउड सिस्टम क्यों नहीं बना पाए जहां पर साल भर का पूरा डीवीआर रिकॉर्डिंग रह सके? छोटे छोटे दफ्तरों में ये होता है कि 3 महीने से ज्यादा की स्पेस नहीं होती, तो अब तो सर्वर स्पेस खरीद ली जाती, क्लाउड खरीद लिया। हम तो सब टेक्नोलॉजी समझते हैं। आपने इतना हाईटेक उसको बनाया, आपने ऐसा किया कि वो रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी सीधे आकर राम के मस्तक का अभिषेक करे। तो आप ये भी कर लेते कि सारा फुटेज होता, और एसआईटी की जांच में ही ये सामने आया कि इन्हीं 3 महीनों में 70 बार चढ़ावे की चोरी होते हुए कि सीधे सीधे सीसीटीवी के प्रमाण मिले हैं। तो 3 महीने में 70 बार, यानी पिछले 2-2.5 सालों में कितनी बार? और जब भीड़ नहीं है तब 70 बार, तो जब महाकुंभ की भीड़ थी तो कितनी बार? जिस हुंडी की चाबी के लिए प्रोटोकॉल बना हुआ था, वो हुंडी की चाबी वो टिन्नू यादव लेकर घूमता था। किसके आदेश पर लेकर घूमता था? इस्तीफे की झूठी खबरें बाजार में उड़ा दी गई। अरे अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना था तो उसी दिन हो जाना था जिस दिन खबर सामने आई। और अगर आरोपों के आधार पर इस्तीफा हो रहा है तो आरोप के आधार पर एफआईआर होनी चाहिए, आरोपों के आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आरोप है तो उसके आधार पर इस्तीफा नहीं होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। और नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफे हो रहे हैं तो इस्तीफे पहले दिन हो जाने चाहिए थे जिस दिन आरोप लगे। ये झूठ और दिखावे का खेल बंद कर दीजिए। लोगों की आस्था आहत हुई है और वो बोलेंगे। हो सकता है कि 100 का 1000 करके बताया जा रहा हो, तो आप बता दीजिए कि 1000 नहीं है 100 है। मैं तो कह रहा हूं कि लोग ऐसे मौके का फायदा उठाकर उसमें और नमक मिर्ची लगाकर बात को बढ़ावा देते। लेकिन इस बढ़ावा देने का मौका किसने दिया जी? प्रमाण किसने उपलब्ध कराए?
3 महीने के सीसीटीवी फुटेज में 70 बार अगर चोरी होती हुई दिख रही है, सीसीटीवी को ब्लॉक किया गया, जिसमें जेब वाली कुर्ता कमीज आप नहीं पहन सकते, पैंट पायजामा नहीं पहन सकते हो, मोबाइल नहीं ले जा सकते, वहां से चोरी हुई कैसे? आपने आपको अपनी आस्था का पहरेदार बनाया था, पैसे का नहीं, और आपने उस आस्था की लूट हो जाने दी, उस पर डाका पड़ जाने दी, और आप चाहते हो कि हम चुप बैठे रहें? नहीं चल पाएगा। बिल्कुल ठीक है। और 8 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है और जिस तरीके का गुस्सा है ये वाकई में हर राम भक्त का गुस्सा है, हर भारतीय का गुस्सा है, और इस गुस्से के पीछे वो सवाल हैं जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मुद्दे पर लगातार सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद से ये पूरा प्रकरण सामने आया, जिसके बाद से पूरा एक्शन दिखाई पड़ा। लेकिन ये मुद्दा, सियासी मुद्दा 2027 में कैसे बनेगा, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा अपने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ करते हैं। पूर्णिमा मैम, क्या लग रहा है कि ये मुद्दा 2027 में उठेगा, दिखेगा और असर डालेगा? नहीं, बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल दिखेगा और असर भी डालेगा, बशर्ते कि सरकार उसमें लिपापोती करती नजर आए। अगर वाकई में जिनके ऊपर शक की सुई है, जो लग रहे हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन जो वाकई जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं होना एक शक को जन्म दे रहा है। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं, ट्रस्ट भंग हो जाती है, ट्रस्ट में नए लोग आ जाते हैं, आंदोलन से जुड़े लोग आ जाते हैं। क्योंकि ये भी एक कहा जा रहा था कि जब आंदोलन हो रहा था तो जो लोग फोरफ्रंट में थे, जब ट्रस्ट बना तो उन सभी को दरकिनार कर दिया गया, उनकी कोई भूमिका रह नहीं गई। तो अगर वैसे लोग आ जाते हैं जो आंदोलन से जुड़े हैं, आस्था की वजह से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों को किनारे कर दिया जाता है, इनको जेल पहुंचा दिया जाता है, तो शायद थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं होगा, और अभी तक उसके प्रमाण हमें नहीं मिले हैं कि वो होगा, तो अगर यही ढुलमुल रवैया चला तो बेशक ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा 27 के इलेक्शन में, और उसका असर भी होगा। क्योंकि बीजेपी की तो सारी राजनीति अभी तक आप देखिए, मंदिर को इन्होंने अपने फोकस में रखा है। एजेंडा का बिल्कुल फाउंडेशनल जो इनका इशू रहा वो राम मंदिर का निर्माण था। अब उसको आप बेच रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों की आस्था से खेल रहे हैं, तो ये तो हिंदुओं में गुस्सा तो उसका होगा। और इसको फिर अगर अपोजिशन पार्टीज लेके उसका मुद्दा बना लेती हैं तो हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल कोई तर्कहीन एक बात है कि अगर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई तो उनका बेटा अगर आरएसपी अध्यक्ष है तो उसको सवाल नहीं उठाने का हक है। ऐसा नहीं होता है भाई, चाहे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई हो, बेशक चलवाई थी, लेकिन अगर आज उनका बेटा उनकी जगह पे है और ये चोरी की बातें वो सामने ला रहा है, मैं तो कहूँगी कि अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव ने ट्वीट तो किया, क्योंकि उसके चोरी की सबको जानकारी उसके पहले से हो रही थी, लेकिन जब तक ट्वीट नहीं अखिलेश यादव को आया था, ये मामला पब्लिक डोमेन में इतनी मुख्य रूप से उछला नहीं था। तो भला हो अखिलेश यादव का कि उसने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद ये मामला इतना लाइमलाइट में आ गया। और राहुल गांधी की बात है अगर, तो अपोजिशन पार्टीज का तो काम ही है ना सरकार की किसी भी कमजोर नस को पकड़ के उसको मुद्दा बनाना। सरकार ने उनको ये मौका ही क्यों दिया? जैसे ही ये बात सामने आई, जैसे ही नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया कि डाका हुआ है, तो क्यों नहीं उस पर मोदी जी ने कोई बयान दिया? क्यों नहीं उस पर आरएसएस के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कोई बयान दिया? चलिए मान लीजिए हम मोहन भागवत से नहीं मांग कर सकते हैं, वो पब्लिक संस्था नहीं है, हमारा उनसे डिमांड करने का हक नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप हिंदू समाज के ठेकेदार हैं, हिंदू आप संस्कारों की और राष्ट्र निर्माण की उस संस्कारों के बेसिस पे बात करते हैं, तो क्या आपका इतना कर्तव्य नहीं बनता था कि आप इस पे एक बयान दें कि जो भी शामिल है, चाहे वो हमारी संस्था से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा? इतना तो मिनिमल एक्सपेक्टेशन होता ही है ना लोगों को, जो संस्था अपने आप को काबिज रखे हुए है शीर्ष पे। तो ये सारी बातें हैं, अगर अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान आ जाता है, अभी भी ट्रस्ट के खिलाफ जो रिस्पॉन्सिबल असली लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, ट्रस्ट भंग कर दिया जाता है, एक नया मैनेजमेंट सामने आ जाता है, तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो बिल्कुल असर पड़ेगा और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समीर सर, जब राम मंदिर बन गया तब अयोध्या की सीट हार गए, तो अब ये पूरा प्रकरण, ये सारी चुप्पी, ये सारे जो इस वक्त पूरा एपिसोड चल रहा है, आने वाला साल चुनाव का है, योगी आदित्यनाथ के लिए आप दिक्कत देखते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बयान दिया, अयोध्या गए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई दूध का दूध पानी का होगा। एसआईटी का गठन किया, एसआईटी की रिपोर्ट आई, एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, और उसके बाद भी योगी जी ने कहा है कि भाई कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस मामले में जो शामिल है सब पे कार्रवाई होगी। तो योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि चुनाव में उनको जाना है, चेहरा उनका है, सरकार उनकी है,
उनको जनता के बीच में जवाब देना है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले में बहुत साफ तरीके से कहा है, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, इसमें सच्चाई सामने लेकर आएंगे। और निश्चित रूप से 8 महीने के बाद चुनाव, ऐसा भी नहीं कि चुनाव को बहुत देर की जनता भूलेगी और अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या दूसरे विपक्ष की पार्टियां, वो इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक जनवरी फरवरी में मार्च चुनाव होने वाले 8 महीने बाद जिंदा रखने की कोशिश करेगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि वो इस मामले को बड़ा मुद्दा ना बनने दें। अखिलेश यादव या राहुल गांधी से बड़ा मुद्दा बनाए, उसके पहले जो तमाम प्रश्न वो पूछ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से या केंद्र सरकार से, उस सभी प्रश्नों का जवाब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी दे। और संगठन अपने स्तर पर यह काम कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो हिंदुओं की आस्था डगमगा गई है, जो भरोसा टूटा है, वो कैसे बाहर करेगी, यह सरकार को तय करना है। सरकार ट्रस्ट को भंग कर सकती है, सरकार तमाम बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, ये देखना होगा सरकार क्या कार्रवाई करती है। मुझे लगता है कि जब चुनाव की स्थिति सामने है तो ये प्रधानमंत्री मोदी भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, संघ भी इस बात को समझ रहा है, योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो इसको लेकर गंभीरता से लेके कोई आगे ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिसका मतलब चुनाव पे कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। और सिर्फ मुझे लगता है कि एक राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा जिससे पूरी सरकार को चुनाव हार जाए। योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कामकाज की भी जनता परीक्षा लेगी और जो योगी का जो कामकाज रहा है वो बहुत शानदार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिर्फ एक राम मंदिर के मुद्दे पर योगी के खिलाफ लोग आक्रोश के वोट न देंगे, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता है। जनता योगी के काम को पसंद किया, योगी का काम रहा है। निश्चित रूप से जनता की भावना, हिंदू लोगों की भावना आहत हुई है, इसका जवाब और मुझे लगता है उनके जो प्रश्न हैं उसका निराकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार आने वाले समय में जरूर करेगी। मिलकर योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं और उसका खामियाजा अगर भुगतना पड़ा योगी जी को अगर इस पूरे मुद्दे का, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ट्रस्ट बना, जो मंदिर की व्यवस्था थी, उसमें सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल नहीं था। ट्रस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे बना, उसमें आरएसएस के लोग शामिल किए गए और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख भूमिका रही। आप याद कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा में वो मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए थे, पूजा कराई थी और जिम्मेवारी भी अब उनकी मुख्य यजमान के रूप में बनती है। तो जितना योगी जी को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मोदी जी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राम मंदिर के ये गबन का मामला, आने वाला चुनाव और विपक्ष की राजनीति। पहले मैंने आपसे समय मांगा था, पहले जो वो मुद्दा है सारी चीज़ों का, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे हॉस्पिटल ट्रस्ट के साथ चलते हैं। अगर कोई लीवर ट्रांसप्लांट होना है, जो मेरा भी हुआ है, तो क्या ट्रस्ट जो लोग हैं वो खुद ऑपरेशन आके कर देंगे? मैं एक सवाल पूछता हूँ। जब ये चीज़ बन रही थी, मैं फिर कह रहा हूँ वही बात, जो लोग ट्रस्ट में रखे गए थे वो कोई प्रोफेशनल नहीं थे। और एक शादी में आप जाइए तो निमंत्रण लोग देते हैं, एक आदमी बैठा रहता है, वो सबका नाम लिखता है और बाकायदा एक झोले में वो पैसा डालता जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 500 साल का आंदोलन के बाद जो मंदिर खड़ा हो रहा है, उसमें जाहिर सी बात है, जैसा मैं अभी पहले मीटिंग कह रहा था कि एक सोशोलॉजिस्ट है न्यूजीलैंड का, जिसने करप्शन पे और तमाम चीज़ों पर उसने किताब लिखी है। उसने कहा है कि भारत एक अद्भुत देश है जहाँ लोग ईश्वर को भी घूस दे करके अपना काम कराना चाहते हैं। वहाँ करप्शन कोई वो नहीं है। खैर, वो तो बात इधर हो गई। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या इस देश के तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष इन सबको नहीं पता था कि यहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा रोज आएगा? पहला सवाल तो यही होना चाहिए था कि पब्लिक जो आती है दे के जाती है, उसकी व्यवस्था क्या की गई है। आज जो बड़ा लोग चिल्ला रहे हैं ये हुआ वो हुआ, तो आप लोग अब तक मान रहे थे कि जो पक्ष ने पहले नहीं पूछा। ठीक है सर, सही है। सुन लीजिए, मेरा वही कहना है कि केमिस्ट्री के टीचर की वैकेंसी है और मैनेजर साहब ने कहा कि देखिए मुझसे ज़्यादा त्याग कौन कर रहेगा। मेरा बेटा हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने उसको केमिस्ट्री में पढ़ाने में लगा दिया। सवाल इस बात का है, तब क्यों किसी की आंख नहीं खुली थी कि ये जो सिस्टम है। और दूसरा कि जो लोग ट्रस्टी हैं, आज की तारीख में फाइनेंस के लिए मिनिमम एक एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए था।
सवाल ये नहीं कि सरकार मालिक है, फलाना मालिक है। एक ट्रस्टी अपने ड्राइवर को फाइनेंस के काम में लगा रहा है, तब क्यों नहीं अपोजिशन ने या सरकार ने किसी ने इस पर सवाल उठाया? आज अचानक वो सवाल उठने लगे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सिंपल सी बात है कि हिस्ट्री जानने वाला केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता है, और सरकार अगर देख रही है कि एक हिस्ट्री जानने वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, या एक कोई ट्रस्टी है जो मंदिर का पुजारी है वो जाके ऑपरेशन कर रहा है किसी डॉक्टर की जगह पे, तो ये मिली भगत है सबकी। क्योंकि लोग धर्म के नाम पे सच्ची बात कहने से भागते हैं। सबसे पहले जहाँ होना चाहिए, जहाँ आप भी मानती हैं, करोड़ों करोड़ों जहाँ धक्के लग रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, किसी भी दिमाग में क्यों नहीं आया कि इसका अरेंजमेंट क्या है? ड्राइवर जब उसका रखा गया तब किसी को पता नहीं था, अखिलेश को भी पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। कोई वहाँ डिमांड, कोई प्रोफेशनल वांट निकली हो, कोई रखा गया हो, एक मिनिमम होता है। एनआईटी पर आजकल नीट पे बड़ा हंगामा हो रहा है, और इतना बड़ा फाइनेंस का वहाँ पर जो चीज़ चल रही सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा नहीं होता। तिरुपति बालाजी भी है, बाकी जगहें भी हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आती हैं? बहुत पहले से अरेंजमेंट किया गया है। तो सवाल है कि इस पर पहले सवाल किसी का क्यों नहीं उठा, और आज अचानक अब उसको आप फलाना से जोड़ दीजिए, इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में देखिए क्या होता है, सब नहीं। सिंपल बात है कि जो मुखिया है, जिस पर हमको भरोसा था, अगर वो मुखिया न्याय करेगा तो ये सारा उसके पक्ष में जाएगा, और अगर लगेगा कि मुखिया इसको ढांप तो कुछ रहा है, तो निश्चित तौर पर राम से बड़ी आस्था किसी की नहीं है। हम चाहे माने न माने, लेकिन दूसरे की आस्था पर, और हमारा यही है। तो यहाँ पर जो बेसिक जहाँ पे आपको रखना चाहिए था सिस्टम, व्यक्ति क्या होता है, अगर अध्यापक है तो 100 में 2 करप्ट होगा, अगर इंजीनियर है, इंस्पेक्टर है, तो मान के चलिए कि सर्वाइवल के लिए भी उसको 99% लोगों को करप्ट हुई बना नहीं रहना पड़ेगा। क्यों होता है? आप अध्यापक बन गए तो ईमानदार हैं, इंस्पेक्टर बन गए तो बेईमान होना ही है। सवाल इस बात का व्यक्ति पर मत जाइए, सिस्टम पर। और कोई सिस्टम लागू करना इस समाज में सरकार का काम है। पहले दिन से उसको सोचना चाहिए था कि अगर हम खिड़की बाहर से ताला लगाएंगे और पीछे का दरवाज़ा खुला रखेंगे तो चोरी हो जाएगी निश्चित तौर पर। तो ये जो आज अचानक हम लोग जागते हैं ना, सवाल है कि चलिए बीजेपी से गड़बड़ी हो रही थी, तो इस देश का इतना बड़ा पॉलिटिकल पावर है, जो सिस्टम है, जो रोज़ एक एक चीज़ को नीट पर कर रहा है, वो कोई मच्छर कौन काकरोच पार्टी आ गई है, सब किसी को नहीं दिखा कि यहाँ पे अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, कौन देख रहा है उसको? और एक ट्रस्टी जो है अपने साले को, अपने ड्राइवर को, उसके बेटे को कह रहा है चलो जी चलो जी चलो जी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, नेग्लिजेंस शुरू से रहा है, और वो नेग्लिजेंस सब स्तरों पर हुआ है, समाज में के हर तबके पर। अनुराग सर, राहुल अखिलेश इस मुद्दे को उस तरीके से उठा पाएंगे, या फिर जो हम इतिहास देखते रहे हैं सेल्फ गोल वाला वही दिखाई पड़ेगा 27 में? देखिए, 27 की अगर बात करी जाए तो मैं एक उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लेता हूँ। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 24 में, उसके कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। 400 टारगेट कर रहे थे, 240 पे आके अटक गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम मंदिर के चुनाव, राम मंदिर बनने पे लोगों ने वोट नहीं दिया। उसमें अब उसका क्या कारण था, क्या नहीं था, वो उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, या तो वो उसको ठीक से मार्केट नहीं कर पाए। देखिए, यहाँ पे भी तो वही चीज़ है ना, जो हम राहुल गांधी और अखिलेश से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच में लेके जाएंगे, उसका किस तरह से माहौल बनाएंगे, वही काम भाजपा ने उस समय करना था, जो वो नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अयोध्या की सीट भी हार गए। तो ऐसी स्थिति में जो इस चीज़ को पूरा हाँ या ना में कह पाना बड़ा मुश्किल काम है कि भाई इस वजह से अगला 27 का चुनाव भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो लोग भाजपा के वोटर हैं, उनके साथ जो यूपी में बातचीत होती रहती है कि अगर भाजपा नहीं है तो हम किसे वोट देंगे।
समस्या ये आती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जिन लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे पास सपा की सरकारों में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर था, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या हम उसी युग में वापस जाना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जिस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जिस समय हुआ था, उसके बाद के चुनाव में क्या हुआ? उसके बाद के चुनाव में भी बीजेपी को 93 में यूपी में क्लियर मैंडेट नहीं मिला था, क्लियर मैंडेट, और 96 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा, शायद हम ये मानते हैं कि राम मंदिर बनना हमारा अधिकार है, ये हमें कुछ किसी ने प्रिविलेज नहीं दिया है, तो वो तो उनका काम है, तो उसके लिए हम उनको जो वोट दे रहे हैं वो देते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाने वाला है। यहाँ पे ये अब इन दोनों दोस्तों, दो वयस्कों की जोड़ी, दो बच्चों की जो, दो युवाओं की जो जोड़ी की आप बात कर रही हैं, देखिए इनके साथ जो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, वो उस पर मुझे तो देख के नहीं लगता कि ये लोग इसको ठीक से जनता के बीच लेके जा ही पाएंगे। आप देखिएगा जैसे ही माहौल चुनाव का बनना शुरू होगा, गठबंधन पे बातें शुरू हो जाएंगी, सीटों पे बातचीत शुरू हो जाएगी, फिर इंडिया गठबंधन कहीं से निकल के आ जाएगी, उसकी फाइल फिर बातचीत होने लगेगी, फिर रिटर्न फाइल होगा और पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो जाएंगी, और अंत में ये होगा कि राहुल गांधी जी नाराज होकर वापस चले जाएंगे। जो 2-4 उनके परिवार की सीटें होंगी उसमें उनको जो है फ्रेंडली फाइट मिल जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी के ऊपर पिछले 20-25 साल के उनका रिकॉर्ड देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होगा। इतना यकीन तो राहुल को भी नहीं है जितना आपको उन पर है। सर, चुनावी मुद्दा 27 में, और विपक्षी दल इसे किस तरीके से उठाएंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? पिछली बार आपने कहा कि अखिलेश को इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होना चाहिए, वो फंस सकते। कैसे आप देख रहे हैं 27 में ये वाला गबन का मुद्दा? नहीं, मुद्दा तो रहेगा ही। देखिए, राम मंदिर को लेकर कोई पहली बार राजनीति नहीं हो रही है। 1989 में जब पालनपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया था, तब से राजनीति शुरू हो गई थी। उसके पहले एक गैर राजनीतिक मुद्दा था, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारे संगठन इसको उठा रहे थे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने, राजनीतिक पार्टी ने पहली बार इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया था। वहाँ से राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद पूरा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मुद्दा होता था, और भाजपा और उसके समर्थक संगठन मंदिर की बात करते थे, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो गैर भाजपा पार्टी थे, वो मंदिर के विरोध की बात करते थे कि मंदिर झगड़े का झंझट है। वो तो ये तो राजनीति तो चलती रही, और इस राजनीति का फायदा सबसे ज़्यादा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को मिला। वो 2 से लेकर के 303 तक पहुंची, और भी फैक्टर है, लेकिन राम मंदिर मुद्दा उसके हिंदुत्व की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी रहा। अब वो उल्टा हो गया, क्योंकि इस मुद्दे को विपक्ष इसलिए नहीं छोड़ेगा कि विपक्ष बार बार ये कहेगा, भाई देखो, इनको आपने आस्था दी अपनी, इनको आपने विश्वास दिया, इन्होंने धोखा दिया, और इन्होंने धोखा दिया, ये है इनका हिंदुत्व, ये इनके हिंदुत्व का चेहरा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को घेरने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करेगा, और करना भी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का अगर नहीं करेंगे तो फिर मूर्खता होगी उनकी, क्योंकि अगर उल्टा इसका होता, आज अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और केंद्र में कांग्रेस सरकार होती और ये हुआ होता, तो भाजपा इस्तेमाल करती खुद जम करके, तो वो करेंगे। अब सवाल ये है कि कितना सफल होंगे, ये महत्वपूर्ण है। वो सफलता और विफलता निर्भर करती है कि इस मामले को सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट और आरएसएस, ये कैसे हैंडल करते हैं। अगर इन्होंने इसको, जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं, जो ये 8 टिन्नू और चिन्नू से काम नहीं चलेगा, ये जो बड़े नाम जो लिए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होती है और उनको हटाया जाता है और सब कुछ ओवरहॉलिंग होती है, ऑपरेशन होता है, तो मुद्दा थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर उनको बचाने की कोशिश होती रही और ये टिन्नू चिन्नू से ही काम चला दिया गया, और देखिए आप टिन्नू चिन्नू जो अरेस्ट हुए, पहली बार मैंने देखा हूँ आमतौर पर किसी भी आपराधिक मामले में जब गिरफ्तारी होती है तो पुलिस जुडिशियल रिमांड से पहले पुलिस रिमांड मांगती है। इसमें नहीं मांगा पुलिस रिमांड, इसमें सीधे जुडिशियल रिमांड भेज दिया गया, और उसके बाद उनको जो है जमानत की अर्जी लग जाएगी, और जमानत अगर मिल गई तो बात ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पुलिस रिमांड क्यों मांगी जाती है? पुलिस रिमांड मांगी जाती है साक्ष्यों पूछताछ के लिए, जांच के लिए, साक्ष्यों का सामना कराने के लिए, जो गवाह, जो सारे नामजद अभियुक्त हैं उनका एक दूसरे से सामना कराने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए नहीं, इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसलिए रिमांड मांगी जाती है। इसमें तो रिमांड मांगी नहीं पुलिस ने। क्यों नहीं मांगी रिमांड? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
ये पूछा जाना चाहिए। तो इसका मतलब रिमांड न मांगा जाना भी ये बताता है कि कहीं न कहीं मामले को थोड़ा सा रफा दफा करने की भी कोशिश हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मुद्दा फिर जो है राजनीतिक मुद्दा बनेगा और जनता अपने तरीके से इस पर फैसला करेगी। और जिन मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दिया था उनको तो इस सरकार ने पद्म विभूषण दिया है। पद्म विभूषण दिया कि नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को? तो मुलायम सिंह यादव अगर इतने ही हिंदू विरोधी और त्याज्य थे तो फिर उनको काहे अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये सब सवाल भी तो उधर से भी आएंगे। तो इसलिए खाली ये नहीं चलेगा कि वो जो है गोली चलाई। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो मैं आपको दो चीज़ स्पष्ट कर दूँ, कांग्रेस में ये मुद्दा राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी ने इस पर भी कुछ कहा भी नहीं है। राहुल गांधी का तो मुद्दा है, नहीं उनका मुद्दा नीट है। गाजा पे सोनिया गांधी लीग लिखा, ठीक है, वो बांग्लादेश पे नहीं लिखेंगे, वो अलग बात है, वो अलग, उस पर भी चर्चा कर लीजिएगा तो अलग बात हो जाएगी कि बांग्लादेश पे लिए। लेकिन राहुल गांधी का मुद्दा नीट है। राहुल गांधी का मुद्दा जो है वो कोटा के बाद अब इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद पटना, पटना के बाद दिल्ली, उस पर राहुल का यूपी पे फोकस नहीं है, 29 पे फोकस है। नहीं, वो उनका मुद्दा, ये मुद्दा फोकस बता रहा हूँ, ये प्रियंका गांधी का मुद्दा है। कल प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट किया है, राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज अखिलेश प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश कांग्रेस और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस इसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि प्रियंका की छवि और राहुल की छवि इस मामले में अलग अलग है। तो इसलिए ये मुद्दा शायद अनुपम जी, इनको, अनुराग जी को निराशा होगी कि राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है ये। ठीक है। अगर अखिलेश जी राम मंदिर में जो चढ़ावे का गबन, अगर उसकी बात करें, देखिए ये सिर्फ वहां नहीं हुआ है, ये हर जगह हो रहा होगा या हुआ होगा। तो उनको जो मस्जिदों में जो मुस्लिम आस्था के केंद्र है वहां पे जो भ्रष्टाचार है वहां पे भी सवाल उठाने चाहिए। क्या वो उठाएंगे? क्या वो 3 तलाक पे कभी बोलेंगे? तो अगर यहां पे उनका जो है, उनके नैतिकता जाग रही है और सवाल पूछने का उनका अधिकार है, तो वहां भी है। ठीक सर, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही है, दुकान के पास खड़ी है, वो बोल रही है कि नहीं नहीं ये लोग कर दिए हैं लेकिन योगी जी ठीक कर देंगे और मोदी जी तो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये वाला भरोसा 27 तक, 29 तक कायम रख पाएंगे ये दोनों शख्स भी और सरकार भी? देखिए यही अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रस्ट ने तो अपना ट्रस्ट खो दिया। अब राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को, और खासतौर पे ये जो चेहरे हैं, जो हिंदुत्व के चेहरे हैं, भरोसे के चेहरे हैं, जिनकी व्यक्तिगत छवि बिल्कुल बेदाग है, इनके इर्द गिर्द के लोग भी करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये लोग ऐसे नहीं है। और अब ये लोग ऐसे नहीं है को प्रमाणित करने का सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है। सामने चुनाव खड़े हों नहीं खड़े हों, लोग उनको ऐसे प्रतीक के रूप में देखते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं हैं। इनका व्यक्तिगत आसपास के लोग करेंगे तो ये सजा देंगे। और राज्य सरकार ने अपने तय कोशिश भी की है, लेकिन उस कोशिश में भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। आप देखिए कि ऐसी कैसी एफआईआर है जिसमें 8 आरोपी हैं, एक गुप्त रखा गया है, चेहरा भी नहीं है उसका सामने। नहीं, कौन गुप्त है भाई? किसको गुप्त रखा गया? 8 नामजद आरोपी है, एक नाम है लेकिन उसका नाम नहीं है। उनके पिताओं का नाम भी नहीं, जो 8 नामजद है उनके पिता के नाम नहीं है, घर के पते नहीं है। आप क्या छुपा रहे हो भाई? एफआईआर में पिता का नाम, मोहल्ला, गली, परिवार सब लिखा जाता है। आपने उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा, उनका पता क्यों नहीं लिखा? जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगा है वो तो सरकारी कर्मचारी या कोई बैंक का कर्मचारी है क्या? आप किसको बचा रहे हो? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो अगर लगा है तो कोई सरकारी व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होता वही होगा ना। एफआईआर की जो पूरी तहरीर है वो बहुत सधे हुए शब्दों में लिखी गई है। इसका मतलब किसने बाकायदा मॉनिटर करके डिक्टेट किया है? ये सब जो है वो नियत पर सवाल खड़ेगा, और नियत पर सवाल नहीं होने चाहिए। राजनीति तो होगी, आप राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, होके रहेगी, होना चाहिए, लेकिन वही है ना कि जिसके दामन पे दाग ना हो, पहला पत्थर वो उठाए जो पापी ना हो। जो लोग सवाल उठाएंगे उन्होंने खुद राम मंदिर के आंदोलन में वो सही कहने अनुराग जी, और वो उसका जवाब तो जनता देगी। राजनीति कौन करेगा, किस हद तक करेगा, ये उसको तय करना है। 27 में प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 29 में पूरा राम मंदिर बनने के बाद भी यूपी में ही सबसे कम सीटें हो गई ना। कहां से इसका जवाब लाओगे आप? आज तक तो नहीं मिला। तो जनता बहुत अलग तरीके से सोचती है और वोट करती है। राजनीति होगी, उसको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमको, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनको हम उम्मीद भरी, आशा भरी नजरों से देखते हैं, राम की आस्था पर डाका डालने वाले लोगों पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इसको पूरा देश देख रहा है। कार्रवाई हुई है लेकिन फिर भी पूरा न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर एफआईआर में 9वें व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जा सकता तो ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है? जिनके नाम लिखे गए, उनके पते, उनके पिता का नाम क्यों नहीं लिखा गया? ये सवाल उठेंगे और इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इस पर अगर राजनीति होती भी है तो वो किसके पक्ष में जाएगी या उस राजनीति का पलड़ा किसका भारी होगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों ने भी बहुत सारे सवाल किए। हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते ढेरों सवाल तमाम जनता कर रही है। जवाब कई सारे लोगों से सब चाहते हैं,
ट्रस्ट पे से ट्रस्ट टूट चुका है, जैसा कि सर भी कह रहे थे। वो दो शख्स क्या भारतीयों की, हिंदुओं की वो जो आस्था चोटिल हुई है उसके घाव भर पाएंगे? यही सवाल है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भी आइए। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत शुक्रिया खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए।